बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजियोलॉजी का लेक्चर है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पल्मोनरी एम्फीसीमा। बेसिकली जो पल्मोनरी एम्फीसीमा में क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिकली है, ठीक है। इसमें हमारी जो एयर होती है ना, उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है लंग्स में, और इसमें बेसिकली हमारा जो साइज़ होता है ना एयर स्पेसेस का, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसमें बेसिकली या डायलेशन हो जाती है या हमारी एलोलाई जो होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। यह किसी भी क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ना, ये स्मोक की वजह से काज होता है, जो कि हमारी जो नॉर्मल जो प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म होता है एयरवे का, उसको डीरेंज कर देता है। जो क्या किस चीज़ को इंक्लूड करता है? पार्शियल पैरालिसिस ऑफ सीलिया को। इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा एक्सेस म्यूकस और इन्फ्लेमेटरी जो एडिमा होता है वो हो जाता है, जो कि क्या काज करता है? हमारी जो एब्स्ट्रक्शन होती है हमारे सिमालर एयरवाइज की, उसको एब्स्ट्रक्ट कर देता है, मतलब कि वो ब्लॉक हो जाती हैं, सिमालर जो एयरवेज हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो हमारी जो एयरवेज जो एब्स्ट्रक्शन होती है उनकी, वो हमारी किस तरह लीड करती है एंट्रेनमेंट ऑफ एयर को एलोलाई में, जो कि कंपाउंड हो जाती है लंग इन्फेक्शन में, जो कि काज करती है एक डिस्ट्रक्शन, जो कि 50 से लेके 80% ऑफ एलोलर वाल्स तक हो सकता है। मतलब कि उनकी जो होती है ना डिस्ट्रक्शन 50 से लेके 80% तक हो सकती है, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले जब ये पल्मोनरी एम्फीसीमा हो जाएगा तो एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। और इसके अलावा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाएगी तो इतना एरिया होगा नहीं कि डिफ्यूज़ हो सके। इसके अलावा जो वेंटिलेशन परफेक्शन रेशियो जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मल जो होता है उसकी साइज़ से वो साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया में बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है लंग्स की, जिसमें एलोलाई जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं फ्लूइड और ब्लड सेल से। इसका एग्जांपल ये देख लें कि जो हमारे जो बैक्टीरियल जो निमोनिया होता है वो कैसे कैसे काज करता है, निमोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से। अच्छा, इसमें प्रोसेस ये होता है जो को एलोलाई जो होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है निमोकोकाई से। फिर होता यूँ है कि जो हमारी जो पल्मोनरी मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और पोरस हो जाती है। फिर होता यूँ है कि हमारे जो फ्लड और जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, वो ब्लड में पास आउट हो जाते हैं, पास होके एलोलाई में चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके इफ़ेक्ट को डिफर करके कि जब ये निमोनिया होगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। उसके बाद है एटीलैक्टेसिस। अब ये बेसिकली क्या है, इसमें हमारा होता यूँ है कि हमारे जो एलोलाई हो जाते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब कि अपने आप से मिल जाते हैं। ये क्यों होता है? बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे की वजह से हो सकता है, और सर्फेक्टेंट की लेक की वजह से हो जाता है। बेसिकली सर्फेक्टेंट क्या होता है? हमारा जो सरफेस टेंशन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है, उसकी एब्सेंस में ये हो जाता है हमारा। इसके बाद है अस्थमा। अस्थमा बेसिकली एक ब्रोंकाइल जो होती है उसकी स्पास्टिक कंट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है। इसके काबिल में ये देखें कि एलर्जिक कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ब्रोंकाइल्स की, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म में ये होता है कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो मैस्ट सेल्स होते हैं उसमें अटैच हो जाती हैं। उसके बाद जो पर्सन जो इनहेल करता है वो एलर्जन इनहेल हो जाती है। फिर जो एलर्जन होता है वो रिएक्ट करता है आईजीई एंटीबॉडी के साथ। फिर हमारे जो मास सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं एलर्जन और एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वो एलर्जिक सब्सटेंस हो गए वो रिलीज़ करेंगे, जो कि ब्रोंको स्पेज़म काज कर लेंगे। उसके बाद है टीबी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात बता रहे हैं कि जो ट्यूबरकल बेसिली होता है या मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि ये काज करता है। अच्छा, इस डिजीज़ का प्रोसेस में ये होता है कि जो हमारा इन्फेक्टिव एरिया होता है ना वो इन्वेड हो जाता है मैक्रोफेजेस की वजह से, और इसके अलावा हमारे वेलिंग ऑफ लाइन हो जाती है फिब्रस टिश्यू की वजह से, जो कि एक ट्यूबरकल बना देती हैं। इफ़ेक्ट में ये है कि हमारी इसमें वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया कम हो जाएगा, थिकनेस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बढ़ जाएगी, और वेंटिलेशन परफ्यूशन रेशो एबनॉर्मल हो जाएगा। हाइपोक्सिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भी ये बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके लिए इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है, मतलब कि टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जो कि उसका लेवल होता है।
काज क्या होता है इसमें, हमारी इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हो जाती है लंग्स की, क्योंकि लंग लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है एटमॉस्फेयर और हाइपरवेंटिलेशन हुई। इसी की वजह से पल्मोनरी डिजीज की वजह से हो सकता है, जिसमें हमारे एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हमारा पल्मोनरी जो कॉम्प्लायंस है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका काज वेनस टू आर्टरल शंट भी हो सकता है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑक्सीजन हो सकता है एनीमिया, जैसे कि हमारे एंडीमिया और टिश्यू एडिमा में होता है का। अच्छा, उसके बाद इनएडिक्वेट टिश्यू कैपेबिलिटी, मतलब कि ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगा, जैसे कि हमारे साइनाइड पॉइजनिंग जो होता है साइटोकिन ऑक्सीडाइज होता है, और विटामिन बी की डिफिशियंसी वाले केस में। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन में यह है कि हाइपोक्सिया होता है, एनीमिया हाइपोक्सिया होता है, रेस्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। इसकी डिटेल्स हमारे मतलब कि में ऐड नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करें। अच्छा, उसके बाद इसके इफ़ेक्ट में यह होगा कि हमारी इसमें इसकी वजह से हमारी मेंटल एक्टिविटी कम हो जाती है, और जो मसल्स की जो वर्क कैपेसिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है सायानोसिस। अब सायानोसिस क्या है, ये एक बेसिकली हमारी स्किन पे ब्लूनेस आ जाती है, मतलब ब्लू कलर सा आ जाता है, जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं सायानोसिस। अच्छा, इसका काज क्या होता है, इसमें हमारे बेसिकली जो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है हमारी स्किन पे या ब्लड वेसल्स में, जो कि नॉर्मल 5 ग्राम पर डेसीलीटर है, उससे बढ़ जाएगा। इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइन है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी की वजह से। ये कभी भी नहीं होता एनीमिया में, क्योंकि उसमें इतना हेमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो पॉलीसाइथेमिया जो होते हैं उसके उस कंडीशन में होती है। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, उसमें हमारा एक डीऑक्सी जो हेमोग्लोबिन जैसे बताएगा उसके लेवल बढ़ जाते हैं, और रेट ऑफ ब्लड फ्लो वो इसको उसका भी ये फैक्टर है, और उसके अलावा स्किन की थिकनेस। अब न्यूरोजेनिक और इमोशनल डिस्नेपिया में बेसिकली क्या है, ये भी एक डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, क्योंकि इसमें हमारा जो एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है। ठीक है, और बेसिक और हालांकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना वो नॉर्मल होता है। अच्छा, हाइपर कैपनिया में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी से फ्लूइड में। ये हमारे हाइपोक्सिया के साथ एसोसिएट है, ये ओनली हाइपोवेंटिलेशन में होता है और सर्कुलर डिफिशियंसी में होता है। इसके मेथड में आर्टिफिशियली में ये है कि माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं, और रेजिस्टेटर देते हैं, और टैंक रेस्पिरेटर होता है। अच्छा, इसके इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेटर और टैंक रेस्पिरेटर में देख कर करते हैं, जो पॉजिटिव प्रेशर जो होगा वो लंग्स के अंदर वो क्या होगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, जो कि किसी भी दूसरे में। ठीक है, और उसके अलावा जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो चेस्ट में और वेंस में वो लेस हो जाएगा, और कॉन्सिक्वेंट जो ना डिक्रीज हो जाएगा वेनस रेट और कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब ये जो है ये इतने हमारे में इंक्लूड नहीं है, तो बस सिर्फ माउंटेन सिकनेस डिस्कस करते हैं। इसके लिए ये बेसिकली एक डिजीज़ है, जिसके मतलब कि जब कोई भी बंदा हाई एटीट्यूड पे जाता है तो उससे सिकनेस हो जाती है, ताकि उसमें तो खौफ आ जाता है। ठीक है, ये क्योंकि जब भी हम हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा हाइपोक्सिया की वजह से होता है, तो क्योंकि वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, सिम्टम्स में ये है कि रेड सेल मास जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, और जो अल्टर प्रेशर जो होगा आर्टरी का वो बढ़ जाएगा, राइट हार्ट बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो हमारा पेरिफेरल जो आर्टियल प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट फेलियर और डेथ भी हो सकती है। सिम्टम्स में हमारी एक्यूट सेरिब्रल एडिमा हो जाता है और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद लेक्चर मिल सकें, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।